कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर सुने। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह आरण्य जिम करने के बाद रूम में आया तो देखा आर्या अभी भी सिमटी हुई सो रही थी। आरण्य उसे उठाने को हुआ, लेकिन आर्या के उस दिन की हरकत याद आते ही उसने पहले टी शर्ट गले में फंसाते हुए पहनी। आखिरकार इतनी बोल्ड बीबी मिली थी उसे, जो जब क्या कर जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं। आर्या आर्या उठिए, सुबह हो चुकी है, 7 बज रहे हैं। और मासा ने क्या कहा था कल कि आपको पूजा भी करनी है ना, उठिए वरना लेट हो जाएगा। अरण्य ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, लेकिन उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। आर्या, हमने कहा उठिए वरना हम मासा को बुलाएंगे। उर्मिला जी का नाम सुनते ही उसने झट से आंखें खोल दी और आंखें मसलती हुई उठकर बैठ गई। क्या है उमल जी, आप तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं करने देते हमें। और कितना सोना है आपको, रात भर सो ही तो रही थी। हाँ तो रात सोने के लिए ही तो होती है ना, और क्या किया जाता है, वो मुँह बिचकाते हुए बोली। अच्छा बस, आप जीती हम हारे। अब जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाइए, उसके बाद पूजा भी करनी होगी। आज से घर में सुबह की पूजा की जिम्मेदारी आपको सौंपी है मासा ने। वो उसके पास आकर बोला तो आर्या ने उनिंदी आंखों से उसे देखा और उसकी कमर में हाथ लपेटते हुए पेट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। आप सबके जैसी बात मत किया कीजिए हमसे, वो बोली। एक हल्की सी सांस अरण्य ने अंदर खींची और अपना हाथ उसके सिर पर फेरा। सबके जैसे हम कभी नहीं हो सकते आपके साथ, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हमारी आर्या अभी थोड़ा बुद्धू है। वो मुस्कुराकर बोला तो आर्या ने जम्हाई लेते हुए आंखें खोल दी। उमल जी, हमने टीवी में देखा है, जब सुबह वाइफ की नींद पूरी नहीं होती ना, तो हस्बैंड उसे गोद में उठाकर वॉशरूम तक ले जाता है। आप भी हमें ले चलिए ना वैसे ही। अभी ठीक से हमारी आंख भी नहीं खुली। वो उससे दूर होकर उसका चेहरा देखते हुए बोली। आप सबसे पहले तो ऐसे ऊट पटांग सोच देखने बंद कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अब वो उसे घूरते हुए बोला। हमने अपने से नहीं देखा था, वो तो सामने रील आ गई तो देख लिया, वो कुछ हड़बड़ा कर बोली। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हस्बैंड वाइफ के बीच और भी बहुत कुछ होता है। वो दिलकश आवाज़ में उसके चेहरे के पास अपने होठों को ले जाकर बोला तो आर्या ने अपनी आंखें भींच ली। हम नहा कर आते हैं, कहते हुए वो उसके जोर लगाकर थोड़ा पीछे कर दी और बहुत फुर्ती से भागती हुई बाथरूम में घुस गई। हर वक्त फुदकती रहती है ये लड़की, कभी भी आराम से चला ही नहीं जाता इससे। वो उसे देखकर खुद से ही बोला और फिर अपने कपड़े लेकर मुस्कुराते हुए दूसरे बाथरूम में चला गया। आर्यन ने सुबह की पूजा की थी, इससे अरण्य ने उसका भरपूर साथ दिया था। उसे एक एक बात सिखाई थी। उर्मिला जी बहुत खुश हुई थी आज ये देखकर। टीचर भी आने वाली थी तो आर्या हॉल में ही अपना बैग उठाकर ले आई थी। आप कहीं जा रहे हो क्या? उसने जैसे ही अरण्य को तैयार देखा बोल पड़ी। क्यों? आप कहीं मत जाइए, अभी टीचर आएंगे और आप नहीं होंगे हमारे साथ। आर्या, ज़रूरी है, जल्दी आ जाएंगे, आप ध्यान लगाकर पढ़ाई करना, उसने कहा। तब तक विशाल भी अंदर आ गया। आबृति, विशाल के लिए चाय ले आइए, अरण्य ने आबृति को आवाज़ देते हुए कहा तो विशाल का दिल धड़क उठा। नहीं अरण्य, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं, वो इनकार करते हुए बोला। इतनी भी जल्दी नहीं है, खा पी ले तब चलेंगे। आबृति बेटा आप ले आइए, अरण्य ने दोबारा से उसे बुलाया। राम राम भाभी साहब। विशाल की नज़र जैसे ही आर्या पर गई वो बोला। आर्या ने हाथ जोड़कर उसे अभिवादन किया। आबृति ने अपनी आंखें भींच ली। वो किचन में चाय बनाकर कप में डाल चुकी थी। उसकी बंद आंखों के सामने अनय का चेहरा घूमने लगा और आंसुओं की धार गालों पर बह आई। भाई साहब, ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? आर्या वहां आती हुई बोली तो आबृति ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। नहीं भाभी साहब, बस हो ही गया। आप स्नैक्स की प्लेट ले लीजिए और चाय हम ले चलते हैं, वरना आपका हाथ जल जाएगा। आबृति बोली तो आर्या ने सिर हिलाया और स्नैक्स लेकर बाहर आई। उसी के साथ आबृति भी थी। विशाल ने एक नज़र उसे देखते हुए अपनी नज़रें फेर ली तो आबृति समझ गई कि ये उस दिन की बात से नाराज़ है, लेकिन फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आबृति बैठ जाइए, विशाल कोई अनजान तो नहीं है ना जो आप हिचक रही हैं, अरण्य ने कहा तो वो हड़बड़ा गई।
नहीं भाई साहब, वो हमें कुछ काम था। विशाल बोला। अरण्य, रहने दे, उनका मन नहीं है तो। वैसे भी हमें जल्दी निकलना है, टाइम नहीं है हमारे पास। आबृति उसे देखकर फीका सा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। वहीं विशाल को तकलीफ तो हुई मगर वो कुछ कह ना सका। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और एक लेडी टीचर आई आर्या को पढ़ाने। उमल जी अभी तक क्यों नहीं आए? उन्होंने तो कहा था कि जल्दी ही आ जाएंगे। हमें टीचर जी के बारे में भी उनसे बहुत सारी बातें करनी थी। आर्या खाना खाने के बाद अरण्य के अभी तक घर ना आने से उदास बैठी थी। बोरियत महसूस हो रही थी उसे। तो उसने बेड के ड्रॉर खोला कि उसके हाथ एक एल्बम लगी। उसने झट से वो खोला। उसमें पहले ही फ़ोटो अरण्य की देखकर वो खुश हो गई। अरे वाह, अब हम उमल जी और बाकी सबको फ़ोटोज़ में भी देख लेते हैं जब तक ये आ नहीं जाते, वो खुद से बोली और पेट के बल लेटते हुए एल्बम सामने कर दी। वो उसका एक एक पेज पलट रही थी कि एक छोटे बच्चे की फ़ोटो उसके सामने आ गई जिसे उर्मिला जी ने गोद में उठाया था। हमारे उमल जी हैं क्या ये? कितने क्यूट लग रहे हैं। उसने अब आगे के पेज पलटे कि उसमें आबृति की शादी की फ़ोटो लगी हुई थी। ये क्या है? बाईसा की शादी हो गई है तो वो यहाँ क्यों हैं? अपने सासरे क्यों ना गईं? और जीजू सा को भी हमने कभी नहीं देखा, ना ही बाईसा उनकी कोई बात करती हैं। हम बाईसा से ही पूछ कर आते हैं जीजू सा के बारे में। अभी भी तो मिलना है ना अपने जीजू सा से। वो मुस्कुराते हुए बोली और एल्बम एक तरफ बंद करके रख दिया। फिर बिस्तर से उतरते हुए आबृति के रूम की तरफ बढ़ गई। आबृति अपने रूम में कपड़े तह करके रख रही थी। एक धीमा सा म्यूजिक उसके फ़ोन में बज रहा था। तभी आर्या उसके रूम में आ गई। बाईसा, आर्या ने उसे पुकारा तो आबृति का ध्यान उसकी तरफ गया। आप इस वक्त यहाँ? सोई नहीं अभी तक? आबृति ने उसे देखते ही सवाल किया। नींद नहीं आ रही थी और हम बोर हो रहे थे अकेले। उमल जी भी नहीं आए अब तक तो आपके पास आ गए। उसकी बात सुनकर आबृति हल्का सा मुस्कुराई। यहीं सो जाइए, अकेले डर लग रहा हो तो जब भाई सा आए तब चली जाना, आबृति ने कहा। नहीं भाई सा, हमें डर नहीं लगता अगर लाइट्स ऑन हो तो। वो तो हमें आपसे कुछ पूछना भी था ना, इसलिए आए हैं आपके पास। आर्या बेड पर बैठते हुए बोली। क्या पूछना था? आबृति अपने कपड़े उठाकर कबर्ड में रखते हुए बोली। यही कि आपका ब्याह हो गया है ना? हमने एल्बम में आपकी और जीजू सा की फ़ोटो देखी। बहुत सुंदर हैं जीजू सा तो। हुई है हमारी शादी। वो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर अनय के साथ बीती अच्छी यादों को याद करती हुई बोली। तो फिर आप अपने सासरे में क्यों नहीं रहती? एनी कहती है शादी के बाद सासरा ही एक लड़की का घर होता है और जब से शादी करके हम यहाँ आए हैं आप यहीं हो, गई ही नहीं। आर्या तो अपने भोलेपन में बोल गई थी लेकिन आबृति को उसकी बातें बहुत चुभी थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भर आई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी लाडो पर ऐसे सवाल खड़ा करने की? बेटी है वो उस घर की और कितने दिन यहाँ पर रखती है इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सुना आपने? ये घर उसका अपना है। वहीं से गुजर रही उर्मिला जी जो उसकी बात सुन चुकी थी काफ़ी गुस्से से बोली। मासा, हमने तो बस, वो हकलाते हुए कुछ बोलने को हुई लेकिन बोल नहीं पाई। आबृति, उर्मिला जी ने आबृति के गाल से हाथ लगाया तो वो फफक कर रोते हुए उनके गले लग गई। बड़ी मम्मी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमसे कोई गलती हो गई थी क्या? वो जो हमसे दूर हम नहीं रह पाए उनके घर में क्योंकि वहाँ के एक एक कोने में उनकी यादें और वो बसे हुए हैं। और आप तो जानती हैं ना कि उनकी मासा ने हमें क्या क्या बोला था। वो रोते हुए बोले जा रही थी। बस बच्चे, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बड़ी मासा और ये पूरा परिवार हर वक्त आपके साथ है। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए आर्या को घूर कर बोली। आबृति कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए उनसे अलग हुई। आप जाकर सो जाइए बड़ी मम्मी, वैसे भी बहुत देर हो गई है। इनकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम अरण्य से कह देंगे कि इन्हें समझा दे और आगे से ये आपको हर्ट ना करें। उर्मिला जी हाथ जोड़ते हुए बोली। नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज़ हाथ मत जोड़िए। और भाभी सा की कोई गलती नहीं है। जब हमारी ही नियति में ये सब लिखा था तो कैसे कोई बदल सकता था? वो बोली।
आर्या रुआंसी सी उसे देखे जा रही थी। उसे पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अपनी वजह से आबृति को इतना रोता देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। उर्मिला जी की डांट भी उतना असर नहीं की थी जितना कि आबृति को यूं टूटा हुआ देखना। आइए लेट जाइए, हम आपको बताते हैं जो आपको जानना है। उर्मिला जी के जाने के बाद आबृति ने कहा तो उसने नामे सिर हिलाया। बाई साहब, हमें सच में नहीं पता था कि हमारा ऐसे बोलना आपको इतनी तकलीफ देगा। आप बहुत अच्छी हैं और आज हमारी वजह से आप रोई। हमें माफ़ कर दीजिए। अब से हम कुछ नहीं कहेंगे, ना ही कोई सवाल करेंगे। आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। बस कभी कभी कुछ सवाल, कुछ बातें ऐसी होती है जिनका जिक्र भी इंसान की नींव हिला जाता है, और हमारा तो आधार ही उनसे टिका था। हमारी ज़िंदगी बन चुके थे वो। उनकी शरारतें, उनकी बातें जहन से निकलती ही कब हैं हमारे। हाँ, बस उनका जाना ही जान निकाल देता है, उस बारे में सोच भी नहीं पाते हैं हम। कहते हुए वो सिसक पड़े। वो दूर रहते हैं क्या आपसे? उसने एक सवाल दागा। सबकी नज़र में वो इस दुनिया में ही नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं वो दूर होकर भी हमारे पास ही हैं। हमारी मम्मी के जैसे। जब हम 8 साल के थे तभी हमारी मम्मी हमें छोड़कर चल बसी। उसके बाद भाई को पापा ने कहीं भेज दिया और हम अकेले हो गए। आर्या ने भावुक होते हुए कहा तो आबृति ने उसकी तरफ देखा। आबृति ने अनय को खोया था तो आर्या भी तो अकेली ही थी। उसने भी तो अपनी मम्मी को खोया था इतनी छोटी उम्र में, और फिर इतना सब होता गया उस बेचारी के साथ। लगता है उमल जी आ गए, अब हम जा रहे हैं उनके पास, आप भी सो जाइए। वो अरण्य की गाड़ी की आवाज़ सुनकर खुश होकर बोली। वो भागते हुए अपने रूम में आई तो देखा वो अपनी शर्ट खोलने जा रहा था। अरण्य की नज़र उस पर पड़ी तो उसने आंखें उचकाई। रोज़ तो इस वक्त तक सो जाती हैं आप, और आज बाहर कहाँ से आ रही हैं? ये सब छोड़िए, पहले जाकर चेंज करके आइए, उसके बाद हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ तो कर रहा हूँ ना चेंज। वो उसे देखता हुआ कुछ शरारत से बोला तो वो उसके ऐसे देखने से झेप सी गई। नहीं, अंदर जाकर चेंज कीजिए, वो इधर उधर देखते हुए बोली तो अरण्य मुस्कुराते हुए कपड़े लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो देखा आर्या ने टेबल पर खाना सजा दिया था। आर्या, आप बेवजह परेशान क्यों हुई? दिन भर में वैसे भी थक जाती हैं, हम खुद से ले लेते। आप भी तो थके होंगे ना, और भूख भी लगी होगी आपको, इसलिए ले आए। बहुत समझदार होती जा रही है हमारी आर्या तो। वो उसके गाल खींचकर बोला तो वो खुश होकर मुस्कुरा दी। अरण्य के खाना खाने के बाद आर्या बिस्तर पर लेट गई थी और अरण्य काउच पर जाने की बजाय बेड पर आकर बैठ गया तो आर्या ने असमंजस से उसकी तरफ देखा। नींद आ रही है क्या? अरण्य के सवाल पर उसने नामे सिर हिलाया और पता नहीं क्या सोचकर खिसक कर अरण्य की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ चलाता हुआ बोला। जब हमारी माँ थी तब हम स्कूल से आने के बाद ऐसे ही उनकी गोद में सिर रखकर आंखें बंद करके लेट जाते थे, और ऐसा करने पर बहुत अच्छा लगता था हमें। फिर जब वो भगवान के पास चली गई तब हम अकेले हो गए। पापा ऑफिस में बिजी रहने लगे थे और फिर कोई हमारे दिन के बारे में पूछने वाला नहीं होता था। घर आने पर आज जब टीचर जी पढ़ा कर गई उसके बाद हमने काफ़ी देर तक पढ़ाई की तो माँ की गोद की ज़रूरत महसूस हुई, जो अब कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे पास आप हैं जो हर रिश्ते में एडजस्ट हो जाते हैं। हम कभी भी आपको नहीं खोना चाहते। आप कभी दूर मत होना हमसे, कितनी भी गलतियां हो जाएं हमसे, हमारे साथ रहना। शुरू की बात कहते हुए ही उसकी आंखों में पानी भर आया था, लेकिन लास्ट में उसने अरण्य का कुर्ता मुट्ठियों में जकड़ लिया था। अरण्य को खोने का डर अनजाने ही उसके मन में आ गया था। ये सब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? हमारी आर्या तो बस हंसते खिलखिलाते हुए ही हमें अच्छी लगती है, और हम आपको क्यों छोड़ेंगे भला? अरण्य ने उसके गाल से हाथ लगाकर पूछा। हमें नहीं पता है, पर जैसे माँ दूर हुई आप दूर हुए तो हम क्या करेंगे? कहते हुए उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। अरण्य ने उसकी बात सुनकर उसे अपने सीने में छुपा लिया। बस बच्चा, कुछ नहीं होगा, ना हमें ना आपको। हम जब तक रहेंगे साथ साथ ही रहेंगे। वो उसकी पीठ पर हाथ कसते हुए उसके सिर को चूम लिया।
अनय के बारे में सुनकर, उसकी मौत का जानकर कि आर्या इस कदर बेचैन हुई थी, कुछ तो था जो उसके दिल में अब एहसास भरने लगा था। इस उम्र में वैसे भी किसी के प्रति लगाव होना, उससे प्यार होना आम बात थी। अच्छा ये बताइए, आपकी टीचर कैसी थी? ठीक से पढ़ाती तो है ना आपको? अरण्य ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे सवाल किया तो वो उसे बताने लगी। उसका मन सच में दूसरी बातों में लग चुका था। तब जाकर अरण्य को कुछ तसल्ली हुई। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए थे। इस बीच अरण्य ने उसके बारे में बहुत कुछ पता भी कर लिया था। विशाल अरण्य के घर आया हुआ था और वो इस वक्त अरण्य और वो दोनों उसके रूम में ही थे। वाह क्या बात है, मिस्टर अरण्य राठौर का रूम है ये, जिनको अपने किसी सामान से थोड़ी सी भी छेड़खानी नहीं पसंद थी। आज उनका पूरा रूम ही उनकी बीदड़ी ने चेंज कर दिया है। सब प्यार का चक्कर है बाबू भैया, प्यार का चक्कर। विशाल पूरे रूम का मुआयना करता हुआ उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोला, तेरा भी ये दिन जल्दी ही आने वाला है बेटा, तब देख लेंगे क्या करता है। अरण्य उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता हुआ बोला और फिर लैपटॉप ऑन करने लगा। उसकी तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करने वाला। वो अरण्य की बात पर कुछ गंभीर हुआ। ऐसा क्या हो गया? कोई छोड़कर चली गई क्या, या फिर किसी ने रिजेक्ट कर दिया हमारे विशाल बाबू को? वो मुस्कुराता हुआ बोला तो विशाल की आंखों के सामने आबृति का चेहरा घूमने लगा। उसने सिर झटक दिया। फालतू की बातें छोड़ और ये बता कि आगे क्या सोचा है भाविसा के बारे में। सोचना क्या है, कल स्कूल जाएंगी वो, बिना उसके बाहर निकले असली दुश्मन सामने नहीं आने वाला और आर्या को अकेला पाकर वो उस पर वार करने की कोशिश जरूर करेगा। आर यू सीरियस? नहीं सच में तेरा दिमाग काम कर रहा है ना? कितना रिस्की होने वाला है ये सब। इस एक काम के लिए तू उनकी जान दांव पर लगा रहा है। विशाल कुछ गुस्से से बोला, तुझे लगता है हम आर्या को कुछ होने देंगे? मेरी ज़िंदगी जुड़ चुकी है अब उनसे, और हमारे होते हुए कोई उनको एक खरोच तक नहीं लगा सकता। बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है हमने। सिक्योरिटी रहेगी आसपास और हम भी वहीं रहेंगे, लेकिन किसी की नज़रों में आए बिना। पर अरण्य टेंशन मत लो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा है। विशाल ने आखिर में उसकी बात समझते हुए हामी भरी। फिर थोड़ी देर तक उससे बात करने के बाद अपने घर जाने के लिए उसके रूम से बाहर निकला और नीचे जाने लगा कि कदम आबृति के रूम के सामने अंदर का नज़ारा देखकर ठहर गए। वो शायद अभी नहा कर आई थी। गीले बाल गर्दन और खुली पीठ पर चिपक कर उसके सूट को भिगो रहे थे। बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और मिरर के सामने खड़ी हाथों में लोशन लगा रही थी। आबृति की पीठ दरवाजे की तरफ थी, जिस वजह से वो विशाल को नहीं देख पा रही थी। लेकिन विशाल दिल के हाथों मजबूर था। चाहते हुए भी वो अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पा रहा था कि आबृति को जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास विशाल को खड़ा देख खुद को देखता पाकर उसने जल्दी से पास पड़ी अपनी चुन्नी उठाकर कंधे से लगा ली। विशाल का अब जाकर ध्यान टूटा। सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस जा ही रहा था, कहीं आबृति उसे गलत ना समझ ले, यही सोचकर वो हड़बड़ाते हुए अपनी सफाई पेश करने लगा था। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो कैसा हूँ? वो उसे देखते हुए बोला तो आबृति नज़रें चुराने लगी। आप जाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता, कोई देखेगा तो जाने क्या सोचे। सबकी सोच से फ़र्क पड़ता है ना आपको, बस मुझे छोड़कर, वो कुछ दबी आवाज़ में बोला। लेकिन आबृति को सुनाई पड़ गया। इसके बाद वो नहीं रुका और तेज कदमों से बाहर निकल गया। वो उसे जाता हुआ देखती रही खामोश सी। हमें फ़र्क पड़ता है सबसे, सबकी सोच से, और आपकी यूं तन्हा होकर घूमने से भी। बस आप ही नहीं समझना चाहते कि आप बेवजह अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं हमारे चक्कर में। आपने पूछा ना कि कैसे हैं आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और एक बहुत अच्छे दोस्त भी, जिसने सब जानकर अपने दोस्त के लिए हमसे प्यार होने पर भी इतनी दूरी बनाए रखी और उनके जाने के बाद भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। आप हमसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, जो आपको भी इतना ही प्यार करे, और हम अपनी ये ज़िंदगी अनय जी के नाम कर चुके हैं। हम पर बस उनका ही अधिकार है। वो कमरे में आकर अपने बालों को तौलियों से पोंछते हुए मन ही मन बोले।
और जाने क्यों उसके कदम खिड़की की तरफ बढ़ गए जहाँ से विशाल दिख रहा था। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही खिड़की पर देखने के लिए पलटा वो वहाँ से हट गई। उसने मायूसी में सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। विशाल ड्राइव कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में आकृति घूम रही थी। शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातें एक रील की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी थी। उसकी आंखों के सामने वो दिन आ गया जब हरण के बर्थडे के काफ़ी दिन बाद अनय के बुलाने पर उसके घर गया हुआ था वो। आकृति क्या कर रही है? देखो विशाल आ गया, आओ थोड़ी देर हम सबके साथ तो बैठो, बस दिन भर काम में ही लगी रहती हो। विशाल को देखकर अनय आकृति को आवाज़ देते हुए बुलाया। आकृति किचन से उसके लिए चाय और समोसे ले आई थी। अरे वाह, तुमने तो समोसे भी बनाए हैं। तुम्हें पता है विशाल को समोसे बहुत पसंद है, घर के बने हुए। प्लेट में समोसे देखते ही अनय ने मुस्कुराकर कहा, आपने कहा था ना एक बार कि विशाल जी को समोसे पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वही बना दूं। थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए और इस समोसे के लिए भी। विशाल ने समोसा उठाकर एक बाइट लेते हुए कहा, कैसे लगे? आकृति ने तुरंत ही उससे पूछा। बहुत टेस्टी है, विशाल ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। तो अनय ने आकृति का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बिठा लिया। वो तो होंगे ही, इसके हाथ का बनाया खाना ही ऐसा होता है कि भूख ना होते हुए भी इंसान 4 रोटी एक्स्ट्रा खा ले। बस कीजिए, आपको तो बस हर वक्त हमारी तारीफ ही सूझती है। हम पर से ध्यान हटाइए और आप दोनों अपना काम कीजिए, तब तक हम जाकर रूम समेट लेते हैं। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज़ दे दीजिएगा। आकृति उठते हुए अनय से बोली, अरे रुको यार, पहले ये तो बताओ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई मस्त सी क्यूट सी बंदी है क्या? अनय ने उसे वापस से बैठाते हुए पूछा। अनय, आकृति ने आंखें बड़ी करके उसे घूरा। अरे अपने लिए नहीं पूछ रहा जान, वो तो इस विशाल के लिए। ये अब तक मेरे बहुत मज़े लेते आया है कि मैं दोस्तों में सबसे पहले ही फंस गया शादी के चक्कर में, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसकी भी नैया डुबा ही दूँ। तू बस अपने नाव ही संभाल, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी इन सब की। वैसे भी मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो कहीं बुक्ड हो चुकी है। अच्छा सी, ऐसी कौन है आप बताइए, हम आपके लिए उनसे बात कर लेंगे कि वो सब कुछ छोड़कर आपके पास भागी हुई आ जाएं। वैसे भी आप तो इतने प्यारे हैं, एक बार बोलकर तो देखिए उनसे। सी इज़ मैरिड, वो आकृति के चेहरे को देखता हुआ बोला। ओह, तो ये बात है, आप फिक्र मत कीजिए, हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा हो। आकृति बोली, मैं भी यही हूँ। तुम दोनों तो इतना मशगूल हो गए अपनी बातों में कि मुझे भूल ही गए। एक काम करो आकृति, तुम विशाल का नंबर ले लो, उससे बातें करती रहना, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए मुझे उससे काम से रिलेटेड बातें करनी है। जाने क्यों अनय को विशाल का ऐसे आकृति को देखना, उससे बातें करना, ये सब एक जलन का एहसास करवा रहा था, तो उसने खुद ही टोक दिया। इतनी देर से और क्या कह रहे थे हम? ज़बरदस्ती हमें बिठा रखा है, आप दोनों काम कीजिए, कहकर वो उठती हुई अपने रूम में चली गई। विशाल कुछ मायूस सा हुआ, लेकिन उसने खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए काम पर ही फोकस करना ज़रूरी समझा। विशाल 1-1.5 घंटे बाद वहाँ से चला गया तो अनय ने आकृति को आवाज़ लगाई जो उसकी माँ के पास थी। जी बताइए, कुछ चाहिए क्या आपको? आप। अनय ने उसके चेहरे को हाथों में भर लिया और उसे कुछ देर तक देखने के बाद उसका सिर चूम लिया। क्या हुआ? और एक बात कहूँ, आप न जलते हुए बहुत क्यूट लगते हो सच्ची। जब हम विशाल जी से बात करने लगे थे तो कितना चिढ़ गए थे आप। अरे आपके दोस्त हैं वो, आपको उन पर भी भरोसा नहीं है क्या? भरोसा बस किस्मत पर नहीं है, विशाल तो मेरे भाई जैसा है। बस तकदीर ने जो नायाब हीरा मुझे दिया है उसे खोने से डर लगता है, उस पर किसी की एक नज़र भी नहीं बर्दाश्त मुझे। और फिर आज जाने क्यों विशाल का तुम्हें देखना जैसे उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। अनय, अब आप ज़्यादा सोच रहे हैं, भाई साहब की वजह से हम विशाल जी को पहले से जानते हैं, भले ही मिले नहीं थे उनसे, वो अच्छे इंसान हैं और आप तीनों की दोस्ती भी तो कितनी खास है, तो उसमें शक मत कीजिए। आकृति, यार मैं शक नहीं ला रहा, बस मुझे जो लगा मैंने वही तुमसे कह दिया। बाकी मुझे अपने दोस्त और अपनी पत्नी दोनों पर ही खुद से ज़्यादा भरोसा है। वो बोला तो आकृति उसके सीने से लग गई।
फिर वही भरोसा कायम रखिएगा हमेशा। आपकी आवृत्ति हर जन्म में आपको ही मिलेगी, चाहे हम साथ हो ना हो, हम एक दूसरे के ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद आवृत्ति को अपनी सासू माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो उसे ही बुला रही थी। ठीक है, अब आप ऑफिस जाइए, हम शाम को मिलते हैं आपसे, मासा भी बुला रही हैं हमें। वो अनय की टाई ठीक करते हुए उसके गाल को चूम कर बोली तो उसने सिर हिलाया और ऑफिस के लिए निकल गया। आवृत्ति भी बाहर अपनी सास के पास आ गई। जी मासा, आपने बुलाया? ये शायद अनय का वॉयलेट हाल में छूट गया था, इसे संभाल कर रख दो। लेकिन मासा, ये तो उनका नहीं है, थोड़ी देर पहले इनके दोस्त आए थे, शायद उनका ही होगा। तुम ले जाकर रख दो, अनय को दे देना, वो दे देगा जिसका होगा। जी मासा, इतना कहकर वो उसे रूम में रखने आई कि उसके हाथ से वो छूटकर गिर गया और उसमें से एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी बाहर गिर गई। आवृत्ति ने झुककर वो फ़ोटो उठाई तो उसके हाथ कांप से गए। ये तो हमारी फ़ोटो है, पर इनके पास कैसे? और इनके वॉलेट में? वो असमंजस से बोली। दिमाग बहुत कुछ कह रहा था, बहुत सी बातें चलने लगी थी उसके मन में। हमें उनसे बात करनी होगी, अगर वैसा कुछ है उनके मन में तो हम उन्हें समझाएंगे, ये गलत है। और फिर अनय भी तो नहीं, हम भी ना पागल ही हैं, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हैं। विशाल जी अच्छे इंसान हैं, हम खुद ही उनका वॉलेट उन्हें वापस कर देंगे। वो खुद से ही सवाल जवाब करते हुए बोली। और फिर शाम को जब अनय घर आया तो उसके फ़ोन से विशाल का नंबर ले लिया उसने। इधर विशाल इन सारी बातों से बेखबर जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो उसका फ़ोन बजने लगा। नए नंबर से मैसेज था, हम कल दोपहर में आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? हम आवृत्ति, अनय की वाइफ। पर आप क्यों? मेरा मतलब कोई काम था क्या? वो हैरान सा उसे मैसेज किया। आवृत्ति ने उसे सामने से मैसेज किया और अब मिलने को भी कह रही थी। मन में खुशी हुई, लेकिन बहुत कुछ सोचकर वो परेशान हुआ, क्योंकि आवृत्ति किस वजह से उसे ये बोल रही थी, कुछ खास उसे समझ नहीं आया। कल मिलकर बात करते हैं ना, आप राइस स्टार कैफ़े आ जाइएगा। ओके, विशाल ने कहा तो वो ऑफलाइन हो गई। अब तो उसे नींद आने से रही थी। अगर वो उसके दोस्त की वाइफ ना होकर सिंगल होती तो इस वक्त विशाल के चेहरे पर कितनी खुशी होगी, ये बस देखने वाला था। बल्कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसका दिल घबरा रहा था। वो टाइम से पहले ही आवृत्ति की बताई जगह पर पहुंच गया था। रात भर यही सब सोचते हुए नींद तो नहीं आई थी उसे। अब भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपनी ही सोच में गुम था कि आवृत्ति वहां आकर बैठी। उसे देखते ही वो झट से खड़ा हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो मैं मतलब कुछ नहीं। बैठिए, उसके कहते ही वो हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अपनी जगह पर बैठ गया। इस वक्त वो वाकई में काफ़ी मासूम लग रहा था। यहाँ मेरा मतलब मिलने को क्यों बुलाया आपने? कोई ख़ास काम था क्या? आप कल हमारे घर पर अपना वॉलेट भूल गए थे तो हमने सोचा कि आपसे मिलकर ही आपको वापस कर दिया जाए। आवृत्ति ने कहा तो वो कुछ रिलैक्स हुआ। ओह, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया जो आपने ऐसे बुलाया। वो गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला और पानी का गिलास उठाकर सारा पानी एक ही बार में गटक गया। आवृत्ति ने दोनों के लिए काफ़ी मंगवाई और विशाल का वॉलेट अपने हैंडबैग से निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू, वो मुस्कुराकर बोला। तभी उसे कुछ ध्यान आया। उसने एक बार आवृत्ति की तरफ देखा और फिर जल्दी से वॉलेट खोला। उसमें से आवृत्ति की फ़ोटो गायब थी। शायद ये ढूंढ रहे हैं आप, कहते हुए उसने अपनी फ़ोटो बैग से निकालकर टेबल पर रख दी। वो चौंक सा गया और माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। आवृत्ति, वो विशाल कुछ कहने को हुआ लेकिन अपनी बात बोल नहीं पाया और दोनों हाथों को बालों में फंसाकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। आवृत्ति भी खामोश ही रही। आवृत्ति, आपको सुनकर पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन अब जब आपको डाउट है तो आप सारी बात सुन ही लीजिए। मैं अब और नहीं छिपा पाऊँगा। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू। इतना कहकर वो उसे देखने लगा। आपको अंदाज़ा है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं कि हम शादीशुदा हैं, आपके ही दोस्त से शादी हुई है हमारी। उसके बाद भी आप ऐसे? प्यार को बंधन में नहीं बांधा जा सकता, ना ही हमें सोच कर ये होता है। और हमने आपको जब पहली बार देखा तभी से आप दिल में बस गए।
तब तो हमें पता भी नहीं था कि आप अनय की वाइफ हैं। हम जानते हैं ये सब गलत है। गलत है किसी की वाइफ के लिए ऐसी फीलिंग्स लाना, उसके बारे में सोचना। फिर भी हमें आपसे प्यार हुआ है। प्लीज़ चुप कीजिए। आप जानते हैं कि हम अनय से कितना प्यार करते हैं और वो भी हमें बहुत चाहते हैं। हमारे और उनके रिश्ते के बीच मत आइए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। उन्हें हम पर, आप पर, दोनों पर भरोसा है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनका इन दोनों ही रिश्तों से भरोसा उठे। ख़त्म कर दीजिए इन एहसासों को जो हम सबकी ज़िंदगी उलझा दें। काश जैसा आप कह रही हैं उतना ही आसान होता ये करना। ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। लेकिन आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। मैं आज से आपके सामने कभी आऊँगा ही नहीं। और टेंशन मत लीजिए, मेरी वजह से कभी भी आपके और अनय के रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, दोस्त नहीं भाई माना है उसे। उसकी ज़िंदगी क्यों तबाह करूँगा। मेरे एहसास थे जिन्हें आपसे बोल गया और सच में आज जाकर कुछ सुकून मिला। लेकिन इनसे आपकी लाइफ पर कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि आंखें नम हो उठी थीं जिन्हें उसने आवृत्ति से छुपाकर साफ कर लिया। विशाल जी, आई एम सॉरी। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन हम आपके कभी नहीं हो सकते। हम यही कहेंगे कि आप ये सब भूल जाइए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। वो अफसोस से बोली कि उसका फ़ोन बज उठा। अनय की कॉल देखकर ही उसके चेहरे पर जो मुस्कान आ खुली थी, विशाल उसे देखता ही रह गया। मैं कभी नहीं आया आप दोनों के बीच, आपकी कही हर बात मानी, लेकिन तब तक जब तक आप मुस्कुराती थी, जब आप खुश थे। लेकिन आपको कैसे समझाऊं कि अब नहीं देखा जाता आपको ऐसे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आर्या भाभी, साका मैं मैटर क्लोज होते ही अरण्य से बात करूंगा इस बारे में। उसके बाद जो भी हो मुझे सब मंजूर है। वो खुद से ही बातें करता हुआ बोला। अगले दिन सुबह अरण्य ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन आर्या अभी तक रूम से रेडी होकर नहीं आई थी। अरण्य, आपने तो कहा था कि वो आज से स्कूल जाएंगी और अभी तक उसका आता पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक सो ही रही हो। महिमा जी अरण्य से बोली। नहीं चाची सा, आर्या उठ गई थी, आ ही रही होगी, उसने जवाब दिया। अंकेश जी बोले, अरण्य हम आपको पहले भी मना कर रहे थे और इस बार भी कह रहे हैं, आप ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इसमें हमारी बहू को तकलीफ़ हुई या उसे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। उर्मिला जी धीमे से बोली। अगर वो कुछ कर रहा है तो भरोसा रखिए ना उस पर। अरण्य को भी उसकी उतनी ही परवाह है जितनी कि बाकी सबको। अंकेश जी बोले, ओह बाकी सब, जिनमें आप तो बिल्कुल भी नहीं आती। उनकी बात पर उन्होंने खामोशी से सिर झुका लिया। अरण्य कुछ बोलता है कि उससे पहले ही आर्या वहाँ आ गई। बहुत खुश थी आज वो। बेबी पिंक सूट और वाइट सलवार और वाइट ही दुपट्टा, बालों की 2 चोटियाँ बनाई थी और स्कूल बैग टांगे। गुड मॉर्निंग बाबा साहब। वो अंकेश जी को देखते ही अपना बैग हॉल के सोफे पर लगभग फेंकते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर उनके पैर छूकर बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। वो मुस्कुराई उसकी इस हरकत पर। आर्या ने बाकी बड़ों का भी आशीर्वाद लिया। अरण्य ब्रेकफास्ट करके उठ चुका था। चलें उमल जी, वो उससे बोली। नहीं, पहले कुछ खा लो वरना भूख लग जाएगी लंच टाइम तक। आवृत्ति अरण्य के बोलने से पहले ही बोल पड़ी। भाई साहब, हम इतने दिन बाद स्कूल जा रहे हैं तो इतना एक्साइटेड हैं कि हमसे अभी कुछ खाया ही नहीं जाएगा। आप फिक्र मत करो, हम कैंटीन से लेकर कुछ ना कुछ खा लेंगे। वो आवृत्ति के पास आकर उसे हक करके बोली। अच्छा ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। उसने प्यार से उसका सिर सहलाया। आवृत्ति बेटा, किचन में लंच बॉक्स पैक करके रखा है हमने, वो लाकर दे दो अपनी भाभी सा को। उर्मिला जी बोली तो उसने मुस्कुराकर अरण्य की तरफ देखा। अरण्य ने पलकें झपकाई तो वो मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स लेकर बैग में डाली और सबको बाय बोलकर गाड़ी में अरण्य के साथ आकर बैठ गई। अरण्य भी था आज उनके साथ और उनकी गाड़ी के आगे पीछे गार्ड्स भी चल रहे थे। दुपट्टा ठीक कीजिए अपना। कुछ देर बाद अरण्य बोला तो आर्या ने उसे देखा। ठीक तो है, इसमें क्या ठीक करना, वो बेपरवाही से बोली। बड़ी हो गई हैं आप और इन बातों का ध्यान रखा कीजिए। दुपट्टा थोड़ा नीचे कीजिए कंधे से। अरण्य ने कहा तो आर्या दुपट्टा ठीक करने लगी, पर उससे ठीक नहीं हुआ तो अरण्य ने कुछ झिझकते हुए उसके दुपट्टे को खींचकर उसके सीने के ऊपर ठीक से फैला दिया।
आर्या की आंखें बड़ी हो गई और वो कुछ घबरा कर पीछे हो सीट से लग गई। अरण्य तुरंत ही उससे दूर हो गया। जब आप टच करते हैं और हमारे करीब आते हैं तो हमारा दिल उछलने लगता है। हमें ना सबसे अलग ही फील होता है तब, जैसे वेब सीरीज और मूवीज़ में होता है। आई थिंक आई लव यू, वो एकदम ही बोल पड़ी और अरण्य ने एक झटके से उसकी तरफ देखा। आर्या, आप इस वक्त जहाँ जा रही हैं वहाँ के बारे में सोचिए, फालतू की बातें मत कीजिए, वो उससे नज़रें चुराता हुआ बोला, क्योंकि कुछ ना कुछ एहसास तो उसके अंदर भी आर्या के लिए पनप चुके थे, जिनसे वो चाह कर भी मुँह नहीं मोड़ पाता था। फालतू की बातें कहाँ हैं उमल जी, और आपको ये भी नहीं पता कि कोई लव यू बोलता है तो उसका रिप्लाई क्या होता है? हमें तो ये भी पता है कि रिप्लाई देने के बाद भी बहुत कुछ होता है जो शायद आपको नहीं पता। उसके बाद क्या होता है? उसने होठों के पास उंगली लगाए सोचते हुए कहा। तो एक पल के लिए अरण्य की नज़रें उसके होठों के पास तिल पर ही टिक गई। उसने सिर झटका और फिर आर्या की कमर पर अपनी बाहें कसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अरे क्या हुआ? वो हैरान सी बोली। सब बताएंगे आपको कब क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही ज़रूरी होने जा रहा है आज, और उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। जब तक हम आपको कॉल नहीं करेंगे आप स्कूल से बाहर नहीं आएंगी, ओके? अरण्य ने उसका चेहरा हाथों में भरते हुए कहा तो उसने पलकें झपकाई। आर्या का स्कूल आ चुका था, गाड़ी रुक गई थी। बाय कहते हुए उसने जल्दी से अरण्य के गालों को छू लिया। वो बस उसे देखता ही रह गया था। बैग लेकर वो गाड़ी से उतरी और आगे बढ़ी कि अरण्य ने उसे पुकारा। जाने क्यों एक पल के लिए ऐसा लगा वो उससे बहुत दूर जा रही है। आर्या, वो पलटकर उसके पास आकर बोली। कुछ नहीं, जाइए। अरण्य को समझ नहीं आया कि क्या कहे। आर्या ने आंखें सिकोड़कर उसे घूरा और फिर वहाँ से चली गई। गेट के पास ही उसे निशा मिल गई और वो खुश होकर उसके साथ क्लास में चली गई। आर्या की स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लगभग सभी बच्चे बाहर निकल आए थे। अरण्य ने आर्या को कॉल किया तो उसका फ़ोन नहीं लगा। विशाल, तू यहाँ नज़र रखना, हम अंदर देख कर आते हैं। ओके, विशाल ने कहा तो वो तेज कदमों से प्रिंसिपल ऑफिस में आया। वहाँ हर कोई उसे पहचानता था। राठौर साहब, आप यहाँ आइए, बैठिए। प्रिंसिपल उसे देखते ही अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले। बैठना नहीं है, हमें ये बताइए 11th साइंस की क्लास किधर है? और आर्या अभी क्लास में ही है ना? अभी तक वो स्कूल से बाहर नहीं आई, उसने सख्त शब्दों में ही कहा। क्लास तो 2nd फ्लोर पर है, पर मैं किसी से पता करता हूँ, कहते हुए वो प्यून को बुलाने को हुए, लेकिन अरण्य ने उन्हें घूर कर देखा। चलिए मैं भी चलता हूँ, उन्होंने कहा और अरण्य के साथ 2nd फ्लोर की तरफ तेज कदमों से बढ़ गए। वो आर्या की क्लास में आया तो बस 3-4 लड़कियां ही वहाँ पर थीं, जिनमें निशा भी थी। निशा बेटा, आर्या कहाँ गई? प्रिंसिपल सर ने निशा से पूछा। निशा आर्या की दोस्त? अरण्य ने उससे सवाल किया तो उसने हाँ में सिर हिलाया। आर्या तो तुम्हारे साथ ही रहती है ना, तो वो कहाँ गई? अरण्य ने उससे पूछा। वो तो दोपहर में हमारे साथ कैंटीन गई थी, फिर उसके पास कॉल आया कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और एक आदमी उसे लेने भी आया था, तो वो उनके साथ घर चली गई, निशा ने बताया। तो अरण्य के माथे की नसें तन चुकी थी। उसने तुरंत ही विशाल को कुछ मैसेज किया। वो आदमी कैसा था बता सकती हो? और आर्या गेट से तो बाहर नहीं निकली, फिर गई किधर से? अरण्य परेशान सा बोला। आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? कौन है आप? उसने सवाल किया। आई एम हर हस्बैंड, अरण्य ने उसे अपना परिचय दिया। सीसीटीवी फुटेज? आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरा भी तो लगा होगा ना? आप मुझे उसकी आज सुबह से लेकर अब तक की सारी फुटेज दिखाइए। अरण्य के माइंड में जैसे ही कुछ क्लिक हुआ वो प्रिंसिपल सर से बोला। जी चलिए, उन्होंने कहा तो अरण्य उनके साथ दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया और फिर वहाँ से सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। इधर निजा जैसे ही घर पहुंची वो भागते हुए आर्या के घर आई, जहां पर राघवेंद्र जी बैठे हुए थे। चाचू साहब ठीक हैं? आपका तो एक्सीडेंट हुआ था ना, और आर्या वो कहाँ पर है? ये क्या बोले जा रही हो बेटा? कैसा एक्सीडेंट? और आर्या यहाँ क्यों होगी? वो तो अपने सासरे में है ना? राघवेंद्र जी उसकी बात सुनकर कुछ हैरानी से बोले। नहीं चाचू साहब, आर्या आज स्कूल आई थी और फिर एक आदमी आकर बोला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो घर के लिए निकल गई।
उसके बाद छुट्टी में जीजू शाह स्कूल आए थे उसे ढूंढते हुए। सब आप ठीक हैं? और आर्या ना यहाँ है ना ही वहाँ, तो फिर वो गई कहाँ? वो उन्हें पूरी बात बताते हुए कुछ फिक्र सी बोली। राघवेंद्र जी को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके शरीर से जान निकाल दी है। उन्होंने कांपते हाथों से तुरंत ही अरण्य का नंबर डायल किया, जो 1-2 रिंग जाने के बाद तुरंत ही रिसीव हो चुका था। हेलो, हमारी बेटी कहाँ है? उससे बात कराइए हमारी। पापा जी, वो दरअसल आर्या। राघवेंद्र जी की आवाज़ सुनकर उसके शब्द लड़खड़ा उठे कि क्या जवाब दे वो उन्हें। जमाई साहब, अपनी ज़िंदगी सौंपी थी हमने आपके हाथ, और आपके बाबा साहब तो सब कुछ जानते थे ना, फिर भी आपने ऐसा कदम उठाया। हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी लाडो को एक खरोच भी आई तो हम भूल जाएंगे कि आपका और हमारा क्या रिश्ता है। आपने हमारे लाडो की ज़िंदगी ही दांव पर लगा दी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अगर उसकी जिम्मेदारी आपसे नहीं संभल रही थी तो एक बार हमें ही बता दिया होता। वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे इस वक्त, और हो भी क्यों ना इस वक्त। बात उनकी अपनी जान से प्यारी लाडली बेटी की थी। अरण्य समझ रहा था उनकी परवाह को, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला। आपकी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन भरोसा रखिए हम पर, हम अपनी आर्या को कुछ नहीं होने देंगे। भरोसा करके ही हमने अपनी बेटी दी थी, जो महज आपकी वजह से आज उस रंजीत के कब्ज़े में है। पापा, रंजीत? ये तो शायद आर्या के मामा सा है ना? हमने भी अभी सारी डिटेल्स निकाली तो उनके बारे में पता चला। वो बस इतना ही बोले और अरण्य का फ़ोन ऑफ हो गया। बात करते हुए भी, रघु जल्दी से गाड़ी निकालो, हम अपनी लाडो को कुछ नहीं होने देंगे, उसे सही सलामत लेकर ही लौटेंगे इस घर में। उन्होंने अपने आदमी को आवाज़ देते हुए चिल्लाकर कहा, और कबर्ड से एक पिस्टल निकाल कर बाहर की तरफ तेज कदमों से भागे। अरण्य क्या सोच रहा है? हम उसके घर ही चलते हैं सीधा। जब भाभी साहब को वो ही ले गया है तो इतना क्यों सोच रहा है? अगर वो वहाँ ना भी मिली तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही पता चल जाएगा। विशाल ने अरण्य को सोच में डूबा देखकर कहा। नहीं, पहले आर्या के घर चलना है, उसके पापा से बात करनी है हमें। लेकिन अरण्य, कोई लेकिन वेकिन नहीं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। कहते हुए अरण्य ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा और उसे पैसे देकर घर जाने के लिए कह दिया, और अब खुद स्पीड में गाड़ी ड्राइव करने लगा। राघवेंद्र जी घर से बाहर निकले ही थे कि अरण्य की गाड़ी वहां आकर रुकी। वो जल्दी से भागकर उनके पास आया। पापा, आप हमारे साथ ही चलिए, आपका अकेले जाना सेफ नहीं है। आपको हमसे मतलब नहीं होना चाहिए, राघवेंद्र जी ने नाराज़गी से कहा। प्लीज़ पापा, हम अपनी लड़ाई बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम दोनों ही आर्या के लिए परेशान हैं, तो साथ ही चलते हैं। अरण्य के कहने पर उन्होंने कुछ देर के लिए उसे देखा और फिर उसकी गाड़ी में जा बैठे। विशाल इस बार ड्राइव कर रहा था। अगर वो आर्या के मामा हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई ख़ास वजह तो ज़रूर होगी ना? अरण्य ने राघवेंद्र जी से पूछा। वो आर्या के सगे मामा नहीं हैं। रीता मेरी वाइफ और आर्या की माँ के चचेरे भाई हैं। पहले वो हमारा बिजनेस पार्टनर था। उसकी एक बहन थी रिया, तो वो चाहता था कि हम उसकी बहन से शादी कर ले, लेकिन हमें वो पसंद नहीं थी, और उसकी वजह थी रीता, क्योंकि हम पहले से ही रीता से प्यार करते थे। और जब उसने रिया से शादी करने की बात हमसे की तो हमने उसे इनकार कर दिया और रीता से शादी कर ली, जिस वजह से वो रीता से जलने लगा था और हमारे पीछे पड़ गया। रिया भी शायद हमसे प्यार करती थी, उसने सुसाइड कर ली थी उस दिन जब हमारी शादी रीता से हुई। तब से वो हमारा दुश्मन बन गया। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन शायद ये हमारी गलतफहमी थी। उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था, और कुछ सालों बाद एक दिन रीता का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमने उसे खो दिया। पर यह एक्सीडेंट नहीं था, रंजीत ने किया था ये सब। उस पल हमारी खुशियाँ, हमारी ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी जब हमने रीता को खोया। आर्या भी छोटी थी और अविरल वो कुछ समझदार हो चुका था। हमने रंजीत को जेल भेज दिया था और अपना परिवार लेकर यहाँ से चले जाना चाहते थे, लेकिन इतना कारोबार फैला था कि कुछ भी मुमकिन नहीं था। अविरल अपनी माँ को खोकर बहुत दुखी था, और रंजीत की चालबाजी से खुद हद तक हम भी बहुत घबरा गए थे। तो अविरल को कनाडा उसकी बुआ के पास भेज दिया, लेकिन आर्या हमें छोड़कर जाने को ही नहीं तैयार थी। सबको लगता है कि अविरल भी अब इस दुनिया में नहीं है।
रंजीत अपनी पावर उम्र कैद की सज़ा को तोड़ते हुए 8 सालों में ही जेल से छूट गया और उसका अगला वार आर्या थी। अंकेश को सब पता था, इसलिए हमने उससे कहा कि हम अपनी आर्या की शादी उनके बेटे यानी कि आपसे कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास हमें अब अंकेश पर ही था। इसलिए हम मान गए, क्योंकि हम जानते थे कि हम रहे ना रहे अंकेश के पास हमारी बेटी हमेशा सुरक्षित रहेगी। लेकिन हम गलत थे। आज महज आपकी वजह से हमारी आर्या इतने बड़े खतरे में है। अगर उसे कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए उनके चेहरे पर गुस्से के साथ आंखों में नमी भी उतर आई थी। कुछ नहीं होने देंगे हम आर्या को, आप भरोसा रखिए हम पर। अविरल आर्या का भाई। वो बात कर ही रहे थे कि राघवेंद्र जी का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने तुरंत ही कॉल रिसीव की। जय माँ करड़ी जीजा सा, कैसे हैं आप? रंजीत, क्या बात है, आप तो एक ही बार में हमारी आवाज़ पहचान गए, जानकर बहुत खुशी हुई। देखो रंजीत, पहेलियाँ मत बुझाओ, हमारी आर्या को छोड़ दो। उसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब हम देने को तैयार हैं। बस तुम हमारी आर्या को कुछ नहीं करोगे। जीजा सा, आप तो हमसे भी ज़्यादा बेसब्र निकले। वैसे हम आपसे नाराज़ हैं। भांजे की शादी में पहला न्योता तो उसके ननिहाल को जाता है ना, लेकिन आपने तो उसके मामा साहब को बुलाया ही नहीं उसकी शादी में। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? उन्होंने कहा कि आर्या को छोड़ दो तो सीधे मुद्दे की बात करो। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? अरण्य उसकी बात सुनकर और गुस्से की वजह से ऊब चुका था। उसने राघवेंद्र जी से फ़ोन लेते हुए कुछ चिल्लाकर कहा, सीधा मुद्दा उठाना है आपको तो ठीक है, इस बुढ़े को अभी ख़त्म कर दे और ले जा अपनी इस उड़न परी को। वो भद्दी हंसी हंसते हुए बोला। तो अरण्य ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। राघवेंद्र ठाकुर, मरना तो होगा तुझे भी और तेरी इस बेटी को भी, लेकिन हाँ, तू अगर अकेले आता है तो कुछ रियायत हो सकती है। शायद तरस आ जाए तेरी हालत पर। अपने सारे चमचों को छोड़ और अकेला ही काली मंदिर के पीछे वाली हवेली में आ जा। अगर जरा भी चालाकी की तो इसकी खोपड़ी तुझे पार्सल कर दूंगा, और तू जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ। उसने इस बार सारी मर्यादा भूलते हुए बेशर्मी से कहा और तुरंत ही फ़ोन काट दिया। पापा आप जाइए, और आपके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएंगे हम दोनों। उसकी औकात नहीं है कि इतनी कि वो अरण्य राठौर के परिवार के किसी भी शख्स पर आंख उठाकर भी देख सके। और यहाँ तो उसने हमारी आर्या को आगे किया है ना, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, अरण्य ने कहा। और फिर राघवेंद्र जी दूसरी गाड़ी पर बैठकर अकेले ही चले गए। मामा साहब, आपने तो कहा था कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है और हम वहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? और हमारे पापा कहाँ पर हैं? आर्या ने रंजीत को देखते ही सवालों की झड़ी लगा दी। चुप कर लड़की, दिमाग खराब कर दिया है? इतनी देर से पटर पटर किए जा रही है। बहुत परवाह है ना तुझे अपने बाप की? आता ही होगा वो। और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसका, मौत होगी उसकी, और तेरी मेरे हाथों मौत। वो बेदर्दी से आर्या के बालों को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए बोला। दर्द से उसकी आंखें बह आईं। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो किसी तरह उसके भारी भरकम वजूद से खुद को छुड़ाते हुए बोली। थोड़ी देर और शांति से नहीं बैठ सकती थी ना अफसर, अंधेरी कोठरी में? कहते हुए उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने आर्या को ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जो तहखाने में बनी हुई थी। वो जगह काफ़ी डरावनी लग रही थी। आर्या घबराहट और डर से चीखे जा रही थी। उमल जी कहाँ हैं आप? आ जाइए ना, आप हमें बचा लीजिए। आप तो बिना मेरे कहे मेरी हर प्रॉब्लम समझ जाते हैं। आप कहाँ हैं उमल जी? आप तो एंजल की तरह मेरी हर प्रॉब्लम बिना कहे ही सॉल्व कर देते हैं। उमल जी, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, हमें यहाँ से ले चलिए ना। ये मामा साहब हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्लीज़ उमल जी आ जाइए ना। आर्या अपनी मासूम सी बातें खुद से ही किए जा रही थी और अरण्य को याद करते हुए सिसकी बांधे हुए रोए जा रही थी। लेकिन इससे रंजीत को मिल रहा था तो सिर्फ सुकून। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए नया पार्ट ला सकूं। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।